हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा सेमेस्टर 1 चल रहा है और सेमेस्टर 1 में जो आपकी एजुकेशन की बुक है, हम एजुकेशन की बुक को कवर कर रहे हैं और ये वाली जो एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। इस एजुकेशन की बुक को हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, यानी ये हमारी अभी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 3 तक यानी चैप्टर नंबर 3 तक सारे ही पार्ट कवर कर चुके हैं। जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, यहाँ तक हमने पूरी ही बुक कवर कर दी है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो हमारा पार्ट स्टार्ट होने वाला है, यानी जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 4, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 तक सारी ही वीडियोस कवर कर दी हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर बिना देरी करे हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है शिक्षा के विकास की चुनौतियां और मुद्दे, यानी जो शिक्षा है उसका जो विकास है उसके अंतर्गत जो चुनौतियां आई थी और जो जो मुद्दे थे, हम उन सभी के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या चुनौतियां आई थी और क्या क्या मुद्दे थे। तो इन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपके इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रीय असमानताएं। जो क्षेत्रीय असमानताएं थी, ये एक तरह से चुनौतियां हैं। अब किस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला आप लिखेंगे क्षेत्रीय असमानताएं। क्षेत्रीय असमानताएं का परिचय लिखते हुए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं एक महत्वपूर्ण समस्या है जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विभिन्नता को दर्शाती है। यानी जो क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं, ये पूरे समाज में जो एक क्षेत्र होता है पर्टिकुलर, उस जगह में जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विभिन्नताएं होती हैं उनको दर्शाने का कार्य करती हैं। यह असमानताएं विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियां शामिल हैं। इन असमानताओं का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, जहां कुछ क्षेत्रों का उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और संसाधन की उपलब्धता होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अत्यंत सीमित होती है। यानी ये जो है, ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो असमानताएं हैं, कहीं कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत उच्च लेवल की होती है, बट कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत निच लेवल की हो जाती है, यानी निम्न हो जाती है। वहाँ की नीतियाँ भी सही नहीं होती। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो उच्च में केरल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो केरल राज्य है हमारे देश का, उसमें जो शिक्षा है वो बहुत हाई लेवल की है, बहुत अच्छी शिक्षा है। और अगर लो लेवल की बात करें तो आप बिहार का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा निम्न लेवल की आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्षेत्रीय असमानताएं के कारण, कि जो क्षेत्रीय असमानताएं वो होती क्यों है। अब अभी हमने देखा क्षेत्रीय असमानताएं क्या होती हैं, कैसे ये हो सकती है। अब हम देखेंगे इसका क्या कारण होता है। तो पहले आप इसके कारण में लिख सकते हैं संसाधनों की असमानताएं। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में अंतर होता है, जिसमें आर्थिक विकास पर असर पड़ता है, जिससे क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है, जहां शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन में भी कठिनाई होती है। यानी देखिए जो संसाधन होते हैं, कहीं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कम है, क्योंकि हमारी प्रकृति में ही ऐसा है। बट इनकी वजह से हमारे आर्थिक रूप में भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ ज़्यादा चीज़ है वहाँ तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जहाँ कम है तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी कम होती है, जिसकी वजह से हमारी जो शिक्षा होती है वो भी प्रभावित होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम इसमें लिखेंगे आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताओं के अंतर्गत आप लिखेंगे आर्थिक विकास की असमानताएं भी क्षेत्रीय असमानताओं का एक बड़ा कारण है। यानी जो आर्थिक असमानताएं होती हैं वो भी जो क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं उसका एक कारण बन जाती हैं। विकसित क्षेत्रों में अधिक उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर होते हैं, जिससे वहाँ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और उनके बच्चों में को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्रों में यह सुविधा नहीं होती। यानी देखिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो वो अपने बच्चों को भी हाई एजुकेशन देता है, हाई स्कूलों में भेजता है, अच्छे स्कूलों को प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर कोई पहले से ही लो है, उसके पास पैसे ही नहीं है, क्या वो अपने बच्चों को हाई स्कूलों में भेज पाएगा, अच्छी सुविधा वाले स्कूलों में भेज पाएगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत डिपेंड करती है हमारी आर्थिक पे, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो हम आगे जो एजुकेशन है अपने बच्चों की या अपनी भी एजुकेशन नहीं ले पाते अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे
आगे आपका पॉइंट है शहरी और ग्रामीण विभाजन किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी बड़ा अंतर होता है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों की संख्या अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमित होती है। इस विभाजन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की कठिनाइयां होती हैं। अब देखिए जो शहरी क्षेत्र हैं यानी जो शहर हैं, वहाँ संसाधन ज़्यादा होते हैं, उनके संसाधनों की जो गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी होती है और संख्या में भी ज़्यादा होती है, बट गाँवों में ऐसा नहीं होता। तो ग्रामीणों में और शहरी की जो शिक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप यूपी साइड के हैं तो आपने देखा होगा यूपी की और दिल्ली की एजुकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। यूपी के जो बच्चे मोस्टली होते हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट दिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो ये डिफरेंस जो है वो हम देख सकते हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, या ये कहें एजुकेशन के अंदर, क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जितना दिल्ली के बच्चों को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सरकारी नीतियाँ और योजनाएं। सरकारी नीतियाँ और योजनाओं का भी क्षेत्रीय असमानता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार की नीतियाँ केवल विकसित क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं तो पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति पर भी खतरा होता है, इसलिए नीतियों को संतुलन बनाना आवश्यक है। यानी देखिए अगर सरकार कोई भी नीति या योजना बना रही है और वो सिर्फ जो विकसित क्षेत्र हैं उनके लिए वो नीति बना रही है, उन्हीं पर केंद्रित है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो पिछड़े वाले क्षेत्र है ना वो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा नीतियों को संतुलन करके बनाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव के। क्षेत्रीय जो असमानता होती है उसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, या हम क्या क्या प्रभाव देखते हैं। तो पहला अंतर हम देखेंगे शैक्षिक उपलब्धता में अंतर। जो हमारी शैक्षिक उपलब्धता होती है उसमें किस तरह से अंतर देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं क्षेत्रीय असमानता के कारण विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को शैक्षिक उपलब्धता में भी बड़ा अंतर होता है। विकसित विकसित क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता होती है, जिससे वह अधिक सफल हो पाते हैं। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को इस सफलता का प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं। यानी देखो अगर क्षेत्र विकसित है, या ये कहें हमारा आसपास का, और हम जो हैं वो विकसित है, हमारे पास पैसे हैं, तो हमारी जो शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, वो और ज़्यादा अच्छे रूप में होगी, और जो हमें उपलब्धता मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो अच्छी होंगी। बट जो पिछड़े वर्ग के हैं, या ये कहें ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी जो एजुकेशन होगी वो भी कम होगी, क्योंकि वो लो लेवल वाले स्कूलों में पढ़ेंगे। तो इस वजह से उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो कम होंगी, अकॉर्डिंग टू हमारे, यानी जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, अकॉर्डिंग टू उन बच्चों के उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं क्षेत्रीय असमानताओं से समाज में विभाजन उत्पन्न होता है। यह विभाजन विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव और संघर्ष को बढ़ावा देता है। इसमें सामाजिक स्मारता और एकता को नुकसान होता है। यानी देखिए जो सामाजिक विभाजन है ये उत्पन्न हो जाता है भेदभाव की वजह से, क्योंकि शिक्षा में सारी चीज़ों में हम भेदभाव देख रहे हैं, जिसकी वजह से संघर्ष और भेदभाव जैसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं, और जो एकता है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक असमानता का विस्तार किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं क्षेत्रीय असमानताओं से आर्थिक असमानताएं भी बढ़ती हैं। विकसित क्षेत्रों में लोग आर्थिक रूप से और मजबूत होते जाते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के लोग और अधिक पिछड़े हो जाते हैं। इससे समाज में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। यानी देखिए जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो तो आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर होते जाते हैं और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, जिसकी वजह से समाज में गरीबी और बेरोजगारी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के उपाय। यानी क्षेत्रीय जो असमानता है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया क्षेत्रीय असमानताएं क्या है, इसके कारण क्या है, इसे ये क्यों होता है, कैसे उत्पन्न होता है, सारी चीजें देख ली। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, अब हम इसके उपाय देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं संतुलित क्षेत्र विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं सरकार को संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सभी क्षेत्रों को समान अवसर और संसाधन मिल सके। इसके लिए विशेष योजनाएं और नीतियां बनानी चाहिए जो पिछड़े क्षेत्रों को विकास पर केंद्रित हों। यानी देखिए यानी देखिए जो हमारी सरकार है उसे संतुलित विकास की ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ताकि जो पिछड़े वाले क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो सके साथ में, और वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं शिक्षा पर ध्यान। शिक्षा पर ध्यान कैसे, चलिए देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। यानी शिक्षा में जो इक्वालिटी है उसको लाने के लिए जो शिक्षा के साधन है और जो शिक्षा की जगह है उसको बेहतर बनाना चाहिए। वहाँ की जो टीचर्स हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके अंतर्गत आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं आर्थिक विकास का उपाय। अब आर्थिक विकास का उपाय किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं कि आर्थिक विकास के उपाय में आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं और परियोजनाएं करनी चाहिए। इसके लिए उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। यानी देखिए आर्थिक रूप से जो असमानता है उसको समाप्त करने के लिए जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, नई नई परियोजनाएं, योजनाएं बनानी चाहिए जो हमारे उद्योगों से, व्यापारों से, रोजगार से रिलेटेड होंगी ताकि जो आर्थिक असमानताएं हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक जागरूकता। अब सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं समाज में क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि लोग उस समस्या को समझ सकें और उसके समाधान के लिए मिलकर काम कर सकें। यानी देखिए अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस तरह की भी असमानताएं हमारे समाज में मौजूद हैं तो वो किस तरह से वर्क करेंगे। इसीलिए जागरूकता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो मिलकर एक दूसरे के साथ उस समस्या को समाधान कर सकें और ये जो सामाजिक असमानता जैसी चीज़ है हम अपने समाज से इन्हें हटा सकें। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं एज अ कंक्लूजन, आप इसमें लिख सकते हैं मतलब निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं क्षेत्रीय असमानताएं एक गंभीर समस्या है जो समाज के विकास और समृद्धि में बाधा डालती है। इसे कम करने के लिए सभी स्तरों पर मानवीय प्रयासों की आवश्यकता है ताकि सभी क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर और संसाधन मिल सके। केवल तब ही हम एक समृद्ध और समाज समाज की स्थापना कर सकेंगे। यानी देखिए जो क्षेत्रीय असमानता है वो एक गंभीर समस्या है जो कि अभी हमने देखा और इसको कम करने के लिए सभी क्षेत्रों का विकास होना ज़रूरी है और सभी क्षेत्रों को साथ में विकास करना और उनका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई दे दूँगी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर यानी लिंग। अब हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे यानी जो हमारी शिक्षा है उसमें जो जेंडर है या लिंग है उसका क्या प्रभाव होता है। तो पहला ही हमारी हेडिंग है शिक्षा में लिंग के आधार पर असमानताएं। यानी जो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर असमानताएं होती हैं शिक्षा के अंतर्गत वो किस तरह से होती हैं, चलिए देखते हैं। इसके जो भूमिका कह लो या फिर परिचय में आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसके परिचय में आप थोड़ी सी लाइन लिख सकते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लिंग के आधार पर असमानताएं एक प्रमुख मुद्दा है। लड़कियों की शिक्षा के मामले में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी देखिए भारत जैसे देश में हम लिंग आधारित असमानताएं देख सकते हैं शिक्षा में, यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लड़की और लड़के के अंदर भेदभाव किया जाता है, सांस्कृतिक भेदभाव भी होता है, लेकिन जो लिंग के आधार पर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि देखिए जो लड़कियां हैं वो कम एजुकेटेड होती हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज़, बॉयज़ ज़्यादा पढ़ लेते हैं बट लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता। तो ये क्या है, ये लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत लिंग अनुपात कि लिंग अनुपात क्या होता है, चलिए देख लेते हैं लिंग अनुपात को। लिंग अनुपात वह मापदंड है जो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। यानी देखिए लिंग अनुपात जो है वो एक तरह का मापदंड है जिससे हम मापते हैं या फिर ये कहें जिससे हम गणना करते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है। ठीक है, भारत में यह अनुपात संतुलित नहीं है और आमतौर पर पुरुषों की संख्या अधिक है। यानी देखिए भारत जैसे देश में ये जो अनुपात है ये संतुलित नहीं है, ये बराबर नहीं है और पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। इसके कारण कई हैं जैसे कि बालिका भ्रूण हत्या, महिलाओं को कम प्राथमिकता देना आदि। यानी इसके भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें आप बालिका भ्रूण हत्या कह सकते हैं, यानी छोटे से शिशु को ही या भ्रूण में ही बालिका को पता चलते ही कि हाँ ये बालिका है, ये लड़की है, उसको भ्रूण में ही मार देना, पैदा भी नहीं होने देना, ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं। महिलाओं की कम प्राथमिकता हो सकती है और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि देखिए महिलाओं को मोस्टली मार दिया जाता है, महिलाओं को
पैदा ही नहीं किया जाता। ऐसे भी हमारे समाज में अभी तक ऐसी सिचुएशन देखी जा सकती है, अभी तक ऐसी जो सोच है वो देखी जा सकती है। तो हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं लिंग अनुपात के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखेंगे महिला साक्षरता। अब महिला साक्षरता को देख लेते हैं। महिला साक्षरता दर भी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो महिलाओं से अधिक है, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के कम अवसर मिलते हैं, जो उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अभी भी इसे इसे और अधिक प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। यानी देखिए, महिला साक्षरता जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम है पुरुषों के अकॉर्डिंग, और महिलाओं को ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता, जो पता होनी चाहिए, हर एक लेडी को पता होनी चाहिए, बट पता ही नहीं है क्योंकि वो एजुकेट नहीं है। अब सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ चलाई हैं ताकि जो महिला हैं वो एजुकेट हो सकें, वो आगे बढ़ सकें, पर अभी भी समाज में जो जागरूकता है उसको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे जो समाज है ऐसे बहुत सारे घर आपको मिल जाएँगे देखने को, जहाँ अभी भी जो गर्ल्स हैं एक भी बार स्कूल नहीं गई होंगी। तो आपके आस-पास में भी ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएँगे अगर आप देखेंगे तो। तो इसीलिए हमें थोड़ी-सी जागरूकता की आवश्यकता है कि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है? अब हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का प्रवेश। किस तरह से प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का प्रवेश होता है या नहीं, चलिए देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का प्रवेश दर भी कम है, यानी जो प्राथमिक शिक्षा होती है 1 to 5, इसमें भी जो प्रवेश दर है वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग कम है, यानी लड़कियों की कम है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल भेजने में परिवारों की अनिच्छा और सामाजिक प्रतिबंध मुख्य बाधाएँ हैं। यानी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि घरवाले ही जो होते हैं वही राज़ी नहीं होते, फिर वो समाज के बारे में सोचते हैं। समाज राज़ी नहीं होता लड़कियों को स्कूल भेजने में। इसकी बाधाओं के लिए सरकार ने कई योजनाएँ और नीतियाँ बनाई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना। यानी देखिए, सरकार ने भी ऐसी कुरीतियों या फिर ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारी योजनाएँ चलाई हैं, जिसमें आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लिख सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना को लिख सकते हैं, जो कि शिक्षा को आगे बढ़ाने और महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा में लड़कियों की स्थिति, यानी जो उच्च शिक्षा होती है उसमें लड़कियों की स्थिति कैसी है? क्योंकि अभी हमने देखा निम्न शिक्षा में लड़कियों की स्थिति या प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की स्थिति कैसी होती है। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा में लड़कियों की स्थिति कैसी है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी भी कम है, यानी अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर भी लड़कियों की जो भागीदारी है वो कम देखने को मिलती है। लड़कियों को उच्च शिक्षा में जाने से रोकने के कई कारण होते हैं, जैसे कि पारिवारिक दबाव, शादी का दबाव, आर्थिक स्थिति आदि। इन बाधाओं को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की ज़रूरत है। यानी देखिए, अब जो उच्च शिक्षा होती है, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो प्राथमिक शिक्षा ले लेती हैं, बट उन्हें उच्च शिक्षा में नहीं भेजा जाता, और इसको रोकने के भी कई कारण होते हैं। पहला कारण आप लिख सकते हैं पारिवारिक दबाव होता है, दूसरे कारण में आप लिख सकते हैं उनकी शादी का दबाव होता है, क्योंकि शादी कर दी जाती है। मुझे भी याद है, जब मैं 12th क्लास में थी तो हमारे एग्ज़ाम हुए नहीं थे, बोर्ड के एग्ज़ाम उस टाइम पे हुए नहीं थे। मेरी एक क्लासमेट थी, उसकी शादी हो गई थी, तो वो बोर्ड के एग्ज़ाम भी अपनी ससुराल से देने आई थी। वो भी उन्होंने भेज दिया तो वो आगे, अदरवाइज़ वो बोर्ड के एग्ज़ाम भी नहीं देती। तो ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं, और आगे तो उसने कंटिन्यू किया ही नहीं। और आर्थिक स्थिति के कारण भी बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ होती हैं जो जो अपनी एजुकेशन को छोड़ देती हैं, या बीच में ही उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी जो सिचुएशन है उनको बचाने या फिर इनसे निपटने के लिए बहुत सारी ये जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि लड़कियां भी एजुकेट हो सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकारी योजनाएं और नीतियां। जो सरकारी योजनाएं और नीतियां हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाई हैं, इसमें कुछ प्रमुख है। यानी सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं, ताकि जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए अब एक-एक करके देख लेते हैं वो कौन-कौन सी योजनाएँ और नीतियाँ हैं। सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय बालिका शिक्षा मिशन। इसके अंतर्गत क्या है, इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाना है। यानी प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो, और जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसको दिलाना है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस योजना के तहत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। यानी जो लड़कियां होती हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, ताकि लड़कियां एजुकेशन ले सकें एक पर्टिकुलर स्थान पर रहकर। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का उद्देश्य
बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। यानी इसके अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की जो शिक्षा होती है उसको बढ़ाने का बात की गई है। अब हम देखेंगे शिक्षा में लिंग समानता के लाभ, यानी अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समानता देखें तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। चलिए उन लाभों को देख लेते हैं। शिक्षा में लिंग समानता के समाज में कई लाभ हो सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक विकास। महिलाओं की शिक्षा से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है जिससे आर्थिक विकास में योगदान होता है। ठीक, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक सुधार। शिक्षित महिलाएं सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। देखिए अगर एक महिला शिक्षित है ना, वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, और एक महिला ही शिक्षित नहीं है या ये कहें जाहिल है तो वो पूरे परिवार को बिगाड़ सकते हैं। तो एक महिला के हाथ में एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के हाथ में होता है कि उसका घर, उसके आने वाली जो जनरेशन होगी वो किस तरह से होगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए एक महिला का शिक्षित होना अब बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने भी ये सुना होगा, एक महिला अगर चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है, और एक महिला ही अगर चाहे तो किसी भी घर को नर्क बना सकती है। तो ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को, सभी को एक अच्छी डायरेक्शन देगी और देश के लिए अच्छा इंसान बनने में की हेल्प करेगी, उसे बताएगी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर महिला ही एजुकेटेड नहीं है तो उसके आसपास के उसके बच्चे जो होंगे ना, वो चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं। इसीलिए महिलाओं को एजुकेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं। शिक्षित महिलाएं स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को समझती हैं, जिससे संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य सुधरता है। और जो अगर शिक्षित महिलाएं है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर महिला एजुकेटेड है तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी अच्छे से लेकर चल पाती है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा में लिंग समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि समाज में समग्र विकास हो सके और सभी को समान अवसर मिल सके। इसी वजह से हम कह सकते हैं जो समाज है, जो हमारी आसपास का क्षेत्र है, उसमें लैंगिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए, लैंगिक समानताएं होनी चाहिए, ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा जो पॉइंट है वो है धर्म। अब धर्म को देख लेते हैं कि धर्म किस तरह से हमें प्रभावित करता है। धर्म समाज का एक महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक तत्व है, जो आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक विद्यमान है। यानी देखिए जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आदिम समाज यानी आदम के समाज से आधुनिक समाज तक विद्यमान है, अभी तक भी ये विद्यमान है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिले दुर्कर्म ने धर्म को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, जो पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं को सम्मिलित करते हैं। धर्म की समाज में एक क्रियात्मक भूमिका होती है, जो समाज में नैतिक और अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करता है। यानी देखिए अगर हम कहें तो धर्म भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये समाज में जो हमारी नीतियां हैं और जो हमारे अनुशासन है उनको बनाए रखता है, क्योंकि ये जो है ये हमारी प्रथाओं, हमारी जो अंदर की भावनाएं होती हैं, हमारी जो सोच है उससे डिपेंड करता है। इसीलिए अनुशासन बनाने के लिए, कुछ नीतिगत करने के लिए भी धर्म इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं कि धर्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए इसकी धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं कि धर्म की क्या क्या विशेषताएं। आजकल जो धर्म चल रहा है वो तो बस नफरत फैलाने का कार्य करता है, बट धर्म एक्चुअल में ये नहीं होता। धर्म का मतलब एक्चुअली अपनी श्रद्धा होती है, दूसरों की श्रद्धा पर उंगली उठाना या दूसरों की श्रद्धा पर बोलना नहीं होता। ठीक है, तो धर्म की जो जो विशेषताएं होती हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं तिक का सेट। प्रत्येक धर्म के पास अपने तिक होते हैं, जो धर्म मान्यताओं और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आस्था और विश्वास का आह्वान। धर्म लोगों में आस्था और विश्वास को प्रेरित करता है, क्योंकि धर्म की वजह से ही हम आस्था रखना और विश्वास रखना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अनुष्ठान या समारोह। धर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और समारोह में भाग लेते हैं, जो उन्हें धर्म से जोड़ते हैं। यानी जो धर्म से जोड़ने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं जिनकी वजह से लोगों में हैप्पीनेस, खुशियां भी आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे त्योहार आते हैं हम लोग खुशियां मनाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विश्वासियों का एक समुदाय। धर्म के अनुयायी एक समुदाय का हिस्सा होते हैं, जो एक दूसरे के साथ धार्मिक असमानताओं और प्रथाओं को साझा करते हैं। यानी ऐसे भी हमारे समाज में कुछ समुदाय होते हैं जो धार्मिक असमानता है और जो धर्म से रिलेटेड हमें शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्म की भूमिका, कि धर्म की क्या भूमिका होती है।
की भूमिका को चलिए देखते हैं, धर्म की भूमिका आप किस तरह से लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, धर्म की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह न केवल लोगों के जीवन में आस्था और विश्वास का संचार करती है, बल्कि यह सामाजिक नियंत्रण का भी एक प्रमुख साधन है। धर्म के माध्यम से समाज में नैतिकता, अनुसंधान और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा धर्म सामाजिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में सद्भावना और शांति बनती है। यानी देखिए, जो समाज है उसमें धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि धर्म हमें विश्वास करना और नियंत्रण करना, किस तरह से हम एक ही चीज़ पर नियंत्रण करते हैं। अब देखो, जो मोमडन्स होते हैं उन्होंने अल्लाह को तो देखा नहीं होता, बट वो फिर भी विश्वास करते हैं और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, सारे धर्मों को मानते हैं, सारे त्योहारों को मानते हैं और ऐसी-ऐसी खुशियाँ भी लाता है धर्म। जैसे कि कोई भी त्योहार हो गया, दीपावली त्योहार हो गया, अब पर्टिकुलर अगर धर्म ही नहीं होगा, क्या दीपावली मनेगा? तो नहीं मनेगा। तो कुछ ऐसे त्योहार हैं जो खुशियों का त्योहार होता है, जो सभी में खुशियाँ ले आते हैं, तो धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। और धर्म हमें सामाजिक रूप से रहने और जो सहिष्णुता है उसको बनाए रखने और शांति बनाए रखने का भी कार्य करता है, क्योंकि कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो अशांति कभी नहीं सिखाता, ठीक है? तो सभी धर्म एक दूसरे को शांति सिखाने का ही कार्य करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे धार्मिक मान्यताओं और प्रथाएँ। जो हमारी धार्मिक मान्यताएँ होती हैं और प्रथाएँ होती हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, धर्म की समानताएं और प्रथाएं संस्कृति से संस्कृति में विभाजित होती हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ धर्मों में सिर को ढकने की प्रथा होती है, जबकि अन्य में सिर को खुला रखने की प्रथा होती है। कुछ धर्मों में जूते उतारकर धार्मिक स्थलों पर प्रवेश किया जाता है, जबकि अन्य में विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर धार्मिक स्थलों में प्रवेश किया जाता है। यानी देखिए, जो धार्मिक प्रथाएँ हैं वो भी हम देख सकते हैं। किस तरह से कुछ धर्मों, जैसे कि हम मुसलमानों का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ पर सिर ढकने की प्रथा होती है, बट हिंदुओं में नहीं होती। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर चप्पलें उतार कर अंदर जाया जाता है, जैसे कि मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहाँ विशेष कुछ होना चाहिए, जैसे कि विशेष कलर की जो कपड़े होते हैं वो होने चाहिए। जैसे कि अगर आप कभी गुरुद्वारे गए हो, तो गुरुद्वारे में कभी भी नंगे सर नहीं जाया जाता, यानी हमेशा सर को ढका जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सभी को अपना सर जो है वो कवर करना होता है गुरुद्वारे में। तो ऐसी हम बहुत सारी प्रथाएं देख सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ धर्म सहिष्णुता और समानता का महत्व है, जो समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहायता करता है। और हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि देखिए, हर तरह के यहाँ धर्म पाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं, जो हम सहिष्णुता, समानता, ये सारी चीज़ें हमारे देश में अच्छे से देखी जा सकती हैं और इसी वजह से हमारे देश में शांति, सद्भावना, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं और इसीलिए हम कहते भी हैं कि हमारा जो देश है वो महान है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और शांतिपूर्ण रहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक असमानता और शिक्षा। धार्मिक असमानता शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्नताएं देखी जाती हैं। कुछ धार्मिक समुदायों के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आगे जाते हैं, जबकि अन्य पीछे रह जाते हैं। धार्मिक असमानताओं को कम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, ताकि सभी धार्मिक समुदायों को समान शिक्षा का अवसर मिल सके। यानी देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम धार्मिक की बात करें तो भी हम असमानताएं देखी जा सकती हैं। तो इसीलिए उसको असमानता को कम करने के लिए हमें समानता की आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि उस असमानता को कम किया जा सके, ठीक है? अब हम देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता और शक्ति किस तरह से, चलिए देखते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और शक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न धर्म के अनुयायियों के बीच आपसी सम्मान और सहिष्णुता समाज में शांति और सद्भावना को बनाए रखने में सहायक है। यानी देखिए, सभी धर्म रहते हैं और सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ समानता और सहिष्णुता का व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में शांति बनी रहती है, ठीक है? धार्मिक सहिष्णुता के माध्यमों से समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और समझ का विकास होता है, जिससे समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
और इसी वजह से हमारा जो देश है वो एकता और सहयोग को बढ़ावा दे पाता है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो कभी भी धर्म के आधार पर नहीं लड़ते। क्या तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं। हम हमें सबको एक साथ रहना है, और जो ये पर्टिकुलर अब थिंकिंग बन गई है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि देखिए जो पहले हम लोग इंसान हैं, फिर उसके बाद में हमारा धर्म है। इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखिए अगर मैं पढ़ा भी रही हूँ तो मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं सिर्फ़ हिंदू बच्चों को पढ़ाऊँगी, या मैं सिर्फ़ मुसलमान बच्चों को पढ़ाऊँगी, या सिख बच्चों को पढ़ाऊँगी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता है, और मानवता के बाद मैं एक टीचर हूँ, टीचर के बाद मेरा धर्म आता है, ठीक है? क्योंकि मेरा जो सबसे पहला धर्म है वो मेरा टीचिंग लाइन है, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो इसीलिए कभी भी हमें अपने कर्तव्य से ऊपर धर्म को नहीं रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य लोगों की मदद करना है, लोगों की सहायता करना है, तो वो नहीं आना चाहिए धर्म के बीच में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे निष्कर्ष, कि इसके निष्कर्ष में आज आप क्या लिख सकते हैं इसके निष्कर्ष में। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। धर्म समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों को जीवन के आस्था, विश्वास और नीतियों का संचार करता है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है, जो समाज में नैतिकता और अनुसंधान को बनाए रखने में सहायक होता है। धार्मिक सहिष्णुता और समानता समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक असमानता को कम करने के लिए सुधार की आवश्यकता है, ताकि सभी धार्मिक समुदायों को समान शिक्षा के अवसर मिल सकें। धर्म की सकारात्मक भूमिका को बनाए रखने के लिए समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है। आई होप आपको ये पूरा ही निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जाति, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ओके। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, आप चाहते हैं कि उनके नोट्स देखें और सेल्फ स्टडी करें, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पर ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ आप ये सारे ही फीचर्स देख पाएंगे और अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा ईजी कर पाएंगे। एक बार यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत ईजी टू यूज़ है, जिसकी वजह से आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।